तो कैपिटल गेन स्पेशल केसेस में सेक्शन 45 हम नॉर्मल जो कैपिटल गेन निकालते हैं उनसे थोड़ा सा हटकर है। मेथड निकालने का भी थोड़ा सा अलग है कुछ सिचुएशन में, और हो सकता है आपको कहीं लगे कि यहाँ तो कैपिटल गेन नहीं निकलता, लेकिन यहाँ बताया गया है इसलिए आप उस पर कैपिटल गेन निकालेंगे। सेक्शन 45 में सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A कैपिटल एसेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। आपके मन में ये आ सकता है कि हमारी एसेट पर आग लग गई, एसेट खराब हो गई, एसेट चोरी हो गई, तो उस पे इंश्योरेंस क्लेम मिला तो ये तो लॉस है हमारा, इस पे कैपिटल गेन क्यों निकलेगा। तो एक तरीके से इनकम टैक्स कहता है कि भाई आपने एसेट को बेच दिया इंश्योरेंस कंपनी को, और अगर आपको पैसा कम मिल रहा है तो आपको लॉस हो रहा है, वो लॉस भी देंगे ना। तो ये तो हमारे लिए फायदे का सौदा है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम हमें कम मिल रहा है, जनरली इंश्योरेंस क्लेम कम ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता। तो अगर हमारी एसेट 5 लाख की है, इंश्योरेंस क्लेम 4 लाख मिला, तो 1 लाख का जो लॉस है वो हम अपने को लॉस दिखाएंगे ना इनकम टैक्स में। तो ये अच्छा है हमारे लिए। तो अगर कोई पर्सन है उसे इंश्योरेंस क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से क्योंकि एसेट खराब हो गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में हम इनकम जो होगी वो कैपिटल गेन में निकालेंगे। अब यहाँ पर सेंस से ये मत निकालिए कि इनकम निकालेंगे का मतलब प्रॉफिट। इनकम मीन्स नेगेटिव इनकम ऑल्सो, मतलब लॉस है तो वो भी आएगा। तो ये इनकम हो जाएगी उस प्रीवियस ईयर में जहां पर मनी मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जनरली कैपिटल गेन में क्या होता है, आपने एसेट बेची, मान लिया एसेट उधार बेची, तो आज बेची है तो आज की ही उसको सेलिंग प्राइस माना जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिलने में कई बार अटक जाता है, एक दो दो साल लग जाते हैं। तो जब तक इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं, आपके पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं आएगा। तो और नॉर्मल सिचुएशन में ये नहीं लिखा है कि आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा तो आपको टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ लिखा है इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा इसलिए तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मनी रिसीव्ड और वैल्यू शैल बी डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई असेट मिली है कैश की जगह तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे हम। नॉन मोनेटरी आइटम मतलब जो कैश में ना मिलकर कोई एसेट मिली है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को सेलिंग प्राइस मान लिया जाए। कुछ स्पेशल बातें हैं, नोट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 45(1)(a) एप्लीकेबल होता है जब इंश्योरेंस मनी आपको मिलती है, आपकी एसेट खराब हुई, फ्लड, साइक्लोन, दंगे हो गए, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, एक्शन ऑफ एनिमी हो गया, है ना। इफ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट, नो कंपनसेशन इज रिसीव्ड, तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। ठीक है। और कैपिटल गेन विल नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन असेट इज डिस्ट्रॉयड बट इट शैल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर व्हेन कंपनसेशन इज रिसीव्ड। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम याद करो इंडेक्सेशन कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रांसफर ईयर क्या होगा, जिस ईयर में असेट खराब होगी। समझ रहे हो। मान लिया असेट खराब हुई 22-23 में, लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये क्या है, ट्रांसफर ईयर। ये कह रहे हैं ट्रांसफर ईयर में हम कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे। इसका क्लेम मान लिया रिसीव्ड हुआ 25-26 में, तो तब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, तभी आपके लिए कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। लेकिन ट्रांसफर ईयर यही है, तो इंडेक्सेशन वगैरह सब कुछ 2022-23 के हिसाब से होगा, इवन दो आप 25-26 में दे रहे हैं टैक्स। इस बात का ध्यान रखना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए हमें कैपिटल गेन निकालने के लिए। तो क्या है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैंने ऐसे लिख दिया अलग से, इंश्योरेंस क्लेम। और क्या चाहिए, पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए डेट ऑफ ट्रांसफर। तो डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, डेट ऑफ डैमेज या डिस्ट्रक्शन।
और टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा, डेट ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या है, जब क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको कैपिटल गेन निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, मिस्टर पीके के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो परचेज करी गई थी 1599 में। सेड प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 3/4/23। तो डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, 3/4/23। क्लेम मिला 45 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कंपनी से 23-24। मार्केट वैल्यू 142, क्योंकि ये 2001 से पुरानी एसेट है तो हमें 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वो है 4 लाख। तो हमें कैपिटल गेन निकालना है। तो ए पार्ट करते हैं पहले। ए पार्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो कब से कब तक है, 1599 से लेकर, क्लेम कब मिला है, सॉरी असेट कब खराब हुई है, 3/4/2023 को। तो 3/4/2023 ये पीरियड ऑफ होल्डिंग है आपके लिए। आप इसे 2/4/2023 भी लिख सकते हो, ये कई बार मैं बता चुका हूं आपको। क्योंकि जिस दिन डेस्ट्रॉयड होगी वही डेट ऑफ ट्रांसफर है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तभी तक की होगी। उसी हिसाब से हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालेंगे, तो लॉन्ग टर्म हो गया, है ना। अब हमें टैक्सेबल उस ईयर में करना है जिस ईयर में क्लेम मिला है, और क्लेम हमें 23-24 प्रीवियस ईयर में मिल गया है। तो हम यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर पीके फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जो क्लेम है, और क्लेम कितना है 45 लाख। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख और 4 लाख, विच एवर इज हायर, 4 लाख इनटू इंडेक्स नंबर इन विच एसेट वाज ट्रांसफर्ड, और वो है 23-24 मतलब 348, और जिस साल खरीदा था वो 2001 से पुराना है तो 100, क्योंकि हम फेयर मार्केट वैल्यू ले या ना ले, जो 14/2001 से पुरानी एसेट है उसके लिए 100 ही हमें इंडेक्सेशन लेना है। 13,92,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 31,08,000। अब हम बात करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा है कि कैपिटल गेन क्या होगा अगर असेट खराब हुई थी 3 मार्च 2021 को। तो डेट ऑफ ट्रांसफर है 3 मार्च 2021, दैट इज प्रीवियस ईयर 2020-21। तो ये ट्रांसफर ईयर है जिस दिन खराब हुई है एसेट। कंपनसेशन मिली प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो हम असेसमेंट ईयर 2025-26 में कंप्यूट करेंगे अगर ये बी पार्ट है। क्या लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 45 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख इनटू 2021 का प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है, 2021 का चेक करके बताओ। 301, तो इनटू 301 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 12,04,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 32,96,000। ठीक है, तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम कब मिला, उस ईयर में टैक्सेबल होगा, और
असेट कब खराब हुई, उस ईयर का ट्रांसफर हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स ओनर हैं एक फ्लैट के जो इन्होंने खरीदा था 45 लाख में 2006-2007 में, और 1/1/2020 को आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने 1/1/2024 को क्लेम दिया है। तो देखो, पीरियड ऑफ होल्डिंग 2006-7 से लेकर 1/1/2020 तक है तो लॉन्ग टर्म ही, लेकिन क्लेम मिला 2023-24 प्रीवियस ईयर में, तो असेसमेंट ईयर 2024-25 में हम कैलकुलेट करेंगे। फुल वैल्यू कंसिडरेशन है जो क्लेम मिला हमें 1,18,00,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और हमने खरीदा था 45 लाख में, इनटू जो हमारा प्रीवियस ईयर है 19-20 है, जिस ईयर में ये एसेट हमारी आग लगी है वो 19-20 ईयर है, 1920, और उसका इंडेक्स नंबर 289 है, तो मैंने यहां लिख दिया ब्रैकेट में 2019-20 डिवाइड बाय जब खरीदी थी 2006-7, 2006-7 का इंडेक्स नंबर 122 था क्या, तो ऐसे लिख दो कि आपको सारी जानकारी है ना। तो ये हमारा आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,06,59,836, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 11,40,164। तो अगर आपने पढ़ रखा है, समझ में आ गया, तो इससे आसान कुछ है ही नहीं, और अगर आपने पढ़ ही नहीं रखा तो इससे मुश्किल कुछ नहीं है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए आते हैं दूसरे टाइप के स्पेशल केस पर, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। क्या बताया था मैंने आपको कि स्टॉक इन ट्रेड को बेचने पर कैपिटल गेन नहीं लगता है, क्योंकि कैपिटल असेट ही नहीं होता स्टॉक इन ट्रेड। और मैंने ये भी बताया था लोग उसे बचाने के लिए अपनी कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते। तो इन्होंने बोला था कैपिटल ट्रांसफर के मीनिंग में, जब हम पढ़ रहे थे मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, वहां पर हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर, तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। तो कैसे लगेगा वो बता रखा है 45(2). कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड कैरिंग ऑन बाय द असेसी, तो उसे ट्रांसफर माना जाता है। अब एक जेन्युइन प्रॉब्लम समझो, आप बताओ इंश्योरेंस क्लेम मिलने पर क्यों टैक्सेबल करा था, क्योंकि भैया पैसा ही नहीं मिला तो टैक्स कहां से देंगे। अब एक जेन्युइन, ये हर कोई झूठा इंसान थोड़ी ना होता है, कोई सच में भी तो हो सकता है कि भैया मेरे पास गाड़ियां हैं 5-7 और मैंने सेल परचेज का काम किया, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने सेल परचेज का काम करा, तो जेन्युइन केस भी हो सकता है। आप कैपिटल गेन लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बिका ही नहीं। मैंने अपना प्रॉपर्टी डीलर का काम करा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी कोई बिकी नहीं, मैं टैक्स कहां से दूंगा। तो टैक्सेबल कब होगा, जब ये बिकेगा। ट्रांसफर कब होगा, जब कन्वर्जन होगा। तो जैसे ही कन्वर्जन हुआ ट्रांसफर हो गया, लेकिन टैक्सेबल कब होगा, जिस साल स्टॉक बिकेगा। अब कंप्यूटेशन होनी है कैपिटल गेन की, है ना। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन को फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा। भाई बेचा तो है नहीं आपने किसी को, देखो
आपके पास एक प्रॉपर्टी है, हमने 5 लाख में परचेज करी थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है आपकी 5 लाख। आपने 21-22 में इसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा, तो ये कह रहे हैं ये ट्रांसफर है, बेचा थोड़ी ना, मुझे सेलिंग प्राइस थोड़ी ना पता है, तो क्या लूं मैं सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने कहा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट इज सेलिंग प्राइस, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। और ये 2023-24 प्रीवियस ईयर में बिका। इस समय 6 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू, तो 6 लाख का सेलिंग प्राइस, मैंने बेचा 8 लाख में, तो ये 2 लाख रुपए क्या है पीजीपीपी। अरे भैया कैपिटल गेन तो ये है इन दोनों का डिफरेंस, 5 लाख और 6 लाख का डिफरेंस। अब 6 लाख में फेयर मार्केट वैल्यू जो उस दिन थी वो स्टॉक इन ट्रेड में आ गया, अब वो 8 में बिका है, तो 2 लाख की तो बिजनेस इनकम है ना। तो बिजनेस इनकम है। क्यों बिजनेस इनकम है? जब P&L बनाओगे तो स्टॉक में 6 लाख है, सेल में 8 लाख है, तो ये पीजीबीपी है 2 लाख। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर वो लॉन्ग टर्म है, और अगर मान लिया शॉर्ट टर्म है, मान लिया ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 5 लाख और 6 लाख का डिफरेंस 1 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होके करेगा। समझ में आती बात? इफ द एसेट इज सोल्ड इन द मार्केट और सेलिंग प्राइस मोर देन, जैसे ये क्या रखा है सेलिंग प्राइस, मतलब ये मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो जो डिफरेंस है वो क्या है? बिजनेस इनकम। समझ में आती है? तो इसको नट शेल में एक शॉर्टकट में देखें क्या है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? डेट ऑफ कन्वर्जन। टैक्सेबल कब होगा? डेट ऑफ सेल। बिजनेस इनकम क्या होगी? सेलिंग प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 10। मिस्टर एक्स है, इन्होंने गोल्ड खरीदा था 91 में 2 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख था 1/4/2001 को, कन्वर्ट कर दिया 2008 में, उस समय 11 लाख का वैल्यू था। आधा माल बिका 1/10/2023 में, आधा माल बिका 1/10/2024 में। तो जो आधा माल 1/10, अब सबसे पहले कन्वर्जन हुआ 2008 में, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि बिका ही नहीं माल। माल बिका 1/10/2023 में, तो प्रीवियस ईयर 2023-24, तो असेसमेंट ईयर 2024-25। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है? 11 लाख। आधा माल बिका है, आधा माल बिका, तो आधे माल का फेयर मार्केट वैल्यू क्या हुआ? 5,50,000, है ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/10/91 से लेकर 1/10/2008, इस दिन ही तो हुआ। लॉन्ग टर्म 3 साल से ज्यादा है, गोल्ड में 3 साल होता है। तो हमें क्या करना है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जो भी ज्यादा हो, 3 लाख। आधा माल बिका है 1,50,000 इंटू डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर है 1/10/2008, दैट इज 2008-2009। तो 2008-2009 का इंडेक्स नंबर क्या है? 2008-2009 का इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100, क्या आया? 2,05,500। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 3,16,500। पीजीपीपी क्या है? हमने बेचा कितने में है? 6,50,000 में, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन? 5,50,000।
तो 1 लाख रुपए की हमारी बिजनेस इनकम हो जाएगी। ये है असेसमेंट ईयर 24-25 की कहानी। ये समझ में आती है। अब हम बात करते हैं आधा माल अगले साल बेचा है, तो असेसमेंट ईयर 2025-26। फेयर मार्केट वैल्यू। अब देखो 2025-26 में आधा माल बेचा और उसका सेलिंग प्राइस यही माना जाएगा, ये सब कुछ यही होगा, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 344,500 ही आएगा। सेम चाहे कैलकुलेट करूं तो भी यही आएगा, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू वो तो वही है। हाँ, बिजनेस इनकम चेंज हो जाएगी। बिजनेस इनकम क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि हमने 7.5 लाख में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस 7,50,000 और फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000, तो बिजनेस इनकम 2 लाख हो जाएगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन जिसमें आधा आधा माल हमने बेचा था। तो बात समझ में आता है? तो आधा आधा माल बेचा है तो आधा, जैसे जैसे जितना माल बेचा उतना ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया हो तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन आपने नहीं पढ़ाई करी, रिवाइज नहीं करा, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और पेपर में सीधा ये देखने लगे ना, तो ये पेपर में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। यही चैप्टर क्या, इनकम टैक्स का कोई भी चैप्टर। इनकम टैक्स में बच्चों के नंबर कम आते हैं, सबसे कम। उसका रीजन क्या है? पढ़ेंगे नहीं साथ साथ, रिवाइज नहीं करेंगे साथ साथ, फिर कहेंगे बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी हजारों बातें, ना केवल सैलरी के चैप्टर में, हर चैप्टर में। तो शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं। हर महीने, जैसे मंथ एंड होता है ना, हर महीने हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना जरूरी है, नहीं तो ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। और एक बार समझ में आ गया तो सबसे आसान है। ठीक है ना? तो आप लोग परेशान हो जाओगे पेपर में, और पेपर देने के बाद मैं जिस बच्चे से पूछता हूँ, हाँ भाई कैसे पेपर हुए, ठीक हुए, पास होने की उम्मीद क्या, टैक्स में पास हो गए तो पास हो जाए। तो ऐसी हरकतें इसलिए हैं क्योंकि बार बार रिवीजन नहीं होता। मैं आज आपसे पूछने लगूं सैलरी का कोई पॉइंट, आप कहोगे नहीं पता। यही कमी है, हमें पता होना चाहिए, है ना? मैं कहूं कि सैलरी के अंदर ग्रेचुटी में, नॉट कवर्ड में क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। लीव एनकैशमेंट के 4 पॉइंट क्या थे, एचआरए में क्या था, ये सब पता होना चाहिए। अगर हमेशा पता है तभी आप इनकम टैक्स में 80 प्लस स्कोर कर दोगे, नहीं पता कुछ भी तो 40 के लिए स्ट्रगल करो। तो इसमें ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स ने कन्वर्ट किया अपनी कैपिटल एसेट को, जो उसने एक्वायर किया था 2008 जून 10 में 60,000 में, उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया 10 मार्च 2014 में। फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख थी, लेकिन ये स्टॉक जो बिका वो जून 10 2023 में जाके बिका। तो इसका मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग 10 जून 2008 से लेकर 10 मार्च 2014 तक है। तो है तो लॉन्ग टर्म ही, है ना? लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल में बिका है 23-24 प्रीवियस ईयर में, तो हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्सेबल होगा 24-25 असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्सेबल होगा। फेयर फुल वैल्यू कंसिडरेशन होता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और वो था 3 लाख रुपए।
लेस होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदा था 60,000 में, इनटू हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर था 2014 मार्च, तो 2013-14 का इंडेक्स नंबर लेना है हमें, वो था 220। चेक करिए, है ना। खरीदा था 2008-9 में, 2008-9 का इंडेक्स नंबर 137। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 96,350। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,03,650। और बिजनेस इनकम सेलिंग प्राइस 4 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 3 लाख, 1 लाख रुपए की हमारी बिजनेस इनकम आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स ओनर है एक फ्लैट के जो इन्होंने 3-4 में खरीदा था 7 लाख रुपए का। 2016-17 में इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करा और इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। फेयर मार्केट वैल्यू उस समय 69 लाख थी। 24-25 असेसमेंट ईयर में ये 73 लाख में सोल्ड हुआ। हमें कैपिटल गेन निकालना है। बहुत आसान है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2003-4 से लेकर 2016-17, लेकिन असेसमेंट ईयर 2024-25 में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विच वाज 69 लाख, लेस लॉन्ग टर्म हो गया, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो था 7 लाख, इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रांसफर ईयर विच इज 16-17, और 16-17 का इंडेक्स नंबर 264 है। 2003-4 का इंडेक्स नंबर 109, तो 16,95,413 तो हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 52,04,587। बिजनेस इनकम हमारी जो आ जाएगी 4 लाख आ जाएगी, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस 73 लाख है और कॉस्ट है 69 लाख। ठीक है। नए सेक्शन पर आते हैं, नए पॉइंट पर आते हैं। सेक्शन 45 सब सेक्शन 3, ट्रांसफर ऑफ असेट बाय ए पार्टनर टू द फर्म। इसके लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों है। देखो क्या करने लगे लोग, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक असेट बेचनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख, आज का सेलिंग प्राइस है 80 लाख, मोटा कैपिटल गेन लगना है। इन्होंने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी, ए और बी को पार्टनर बना दिया। ए ने कैपिटल के रूप में ये असेट दी और बी ने कैपिटल के रूप में 80 लाख रुपए दिए, और इन्होंने ये दी और एंट्री बना दी कि बिजनेस में ये असेट दी है, इसकी आज की फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख है। फिर दिखाया 2 महीने 6 महीने में डिसोल्यूशन हो गया, बात नहीं बनी, बिजनेस में मजा नहीं आया, और बी को ये प्रॉपर्टी दे दी और ए को कैश दे दिया। हो गया ना ट्रांसफर, ए को पैसे मिल गए, बी को असेट मिल गई और कैपिटल गेन लगा नहीं, या नहीं।
जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला तो वो लाए सेक्शन 45 सबसेक्शन 3। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें ऐसी चोट मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखो। कैसे? 45(3) में देखो, इन्होंने कहा कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज। जैसे मिस्टर ए बिजनेस में लगाएगा ना अपनी एसेट, हम इसे ट्रांसफर मान लेंगे। अभी तक ये पॉइंट नहीं था ट्रांसफर में, अब आया 45(3) में। क्या कहा? मिस्टर ए इसे बिजनेस में दे रहे हैं ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज, हम इसे क्या मान लेंगे? ट्रांसफर। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। इन्होंने कहा बेटा अब हम तुम्हें बताएंगे क्या है। हम टैक्सेबल होगा हाथों हाथ, जैसे ही आप उसे बिजनेस में लगाओगे हाथों हाथ टैक्सेबल होगा। पहली चोट ये पड़ी। दूसरी, the amount recorded in the books of account of the firm as value of the capital asset shall be deemed to be the sale consideration। अब ये क्या मतलब है? इन्होंने कहा जो बुक में वैल्यू दिखा रहे हो वो बुक वैल्यू ही हम सेलिंग प्राइस मानेंगे। इन्होंने कहा मजे आ गए। इन्होंने कहा एक काम कर बी से, भैया तू है ना 10 लाख रुपए लगा, 8 लाख रुपए दे, बाकी 72 लाख नंबर 2 में ले लिए। और ए ने 8 लाख रुपए की एसेट दिखा दिए और इन्होंने कहा बे कर दिया काम। कह रहा है मेरे 5 लाख की एसेट 8 लाख में 3 लाख का ही कैपिटल गेन है। कह रहे मजे आ गए। अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई लेकिन, ठीक है। अभी एक सेक्शन और आएगा जो बताएगा कि जब ये असेट पार्टनरशिप फर्म बी को देगा तो क्या होगा। वो अभी एक सेक्शन अलग से आएगा। फिलहाल जो बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्यों? अब बुक में कितनी रिकॉर्ड करी? 8 लाख, तो डेप्रीशिएशन 8 लाख भी तो लगेगा, तो डेप्रीशिएशन कम लगेगा ना इन्हें। चलो आगे लिखा है ये एओपी बीओआई पे भी लगेगा, ठीक है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है और डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? जो उसी दिन हम जिस दिन बिजनेस में दिया वही ट्रांसफर डेट है, तभी टैक्सेबल होगा। तो ये तो सिंपल बात हो गई। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले रहे, जो बुक में वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ले रहे। सही है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। मिस्टर एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। 1/1/2024 को मिस्टर जेड ने ज्वाइन करा है और वो शेयर से ला रहा है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में। फेयर मार्केट वैल्यू शेयर का कोई सेंस नहीं है, कंफ्यूज ना हो, मैंने काट ही दिया है ना। लेकिन बुक में जो रिकॉर्ड हुआ है वो 4 लाख हुआ है, तो 4 लाख। एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2006-7 में ये शेयर का 48,000 रुपए था, हमें बताना। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब खरीदे थे? 2006-7 में, और 1 जनवरी 2024 को हो गया। एक साल से ऊपर होते ही ये हमारा लॉन्ग टर्म हो जाता है। अगर ये लिस्टेड शेयर है, अनलिस्टेड है तो 2 साल में ही हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म तो हो ही गया। कौन से असेसमेंट ईयर में बात करें? 24-25 में। और किसके लिए निकाल रहे हैं? मिस्टर जेड के लिए, क्योंकि जेड असेट दे रहा है तो जेड की इनकम हम निकाल रहे हैं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन है जो बुक में वैल्यू लिखी है और इसका अकाउंट क्रेडिट हुआ 4 लाख से। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था इसने? ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर 348, 2023-24 प्रीवियस ईयर का, और 2006-7 का 122, तो 1,36,918, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,63,082। कोई टेंशन इसमें? क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स एडमिशन ले रहे हैं और 12 लाख रुपए की कैपिटल देनी है इन्होंने।
इन्होंने बिल्डिंग दे दी 15 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू, कोई लेना देना नहीं है हमें। बुक में रिकॉर्ड हुई 12 लाख, क्योंकि उन्हें 12 लाख देने थे। ये 2004-05 में 4 लाख की खरीदी गई थी, ठीक है। तो मिस्टर एक्स 2024-25 असेसमेंट ईयर, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2004-05 से लेकर 2023-24 प्रीवियस ईयर, यहाँ प्रीवियस ईयर लिखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो प्राइस रिकॉर्ड हुआ है 12 लाख रुपए, है ना। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो इन्होंने खरीदा था 4 लाख में खरीदा था, और 348 हमारा इंडेक्स नंबर है 2023-24 का। 2004-05 का इंडेक्स नंबर 113, तो 12,31,858, तो 31,858 का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, ठीक है। तो यहां तक सन में आ गया आपको। चलिए आते हैं नए सेक्शन पर, जो मैंने कहा था अगला सेक्शन अभी आने वाला है, और वो है सेक्शन 45 सब सेक्शन 4। ये क्या कह रहा है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और आप असेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और अदरवाइज, मतलब आप अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं चाहे वो डिसोल्यूशन हो रहा है या अदरवाइज, shall be chargeable to tax as a income of the firm, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एसेट जिस ईयर में बांट रहे हो उस ईयर का क्या है, इनकम माना जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी द सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने क्या करा, क्या चालबाजी करी, पहले इन्होंने क्यों बोला बुक वैल्यू लिखेंगे कि लोग कम से कम बुक वैल्यू दिखाएं तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगा, और अब फेयर मार्केट वैल्यू पे ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट ज्यादा कंपनी के लिए निकल कर आएगा जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट करे। इन केस ट्रांसफरी फर्दर ट्रांसफर सच, एक और बात देखो, ये फोर्थ पॉइंट है ना, ये मार देगा, फोर्थ पॉइंट मार देगा। कैसे मारेगा देखो, एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं, ए और बी पार्टनर है ना। ए ने 5 लाख की कॉस्ट वाली एसेट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख थी बिजनेस में लगाई, इन्होंने लालच में 5 लाख रुपए की दिखा दी, है ना, या छोटी वैल्यू 10 लाख 8 लाख कुछ दिखा दिया, तो कैपिटल गेन इनका तो बच गया, मिस्टर ए का कैपिटल गेन बच गया। अब डिसोल्यूशन हुआ और ये एसेट किसे दी गई, बी को, डेप्रिसिएशन इन्हें कम मिला, 8 लाख पे डेप्रिसिएशन मिला। अब ये एसेट किसे दी गई, बी को। अब बी को तो 8 लाख रुपए इसने पैसे लगाए होंगे ना, तो बी को तो 8 लाख में जाएगी, 5-7-8 लाख में, तो इन्हें 8 लाख रुपए में दी, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज के दिन हो गई 50 लाख, तो कैपिटल गेन कितना लगा, 50 लाख और 8 लाख। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट हुई ना, तो डेप्रिशिएबल एसेट पे सेक्शन 50 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है हमेशा, चाहे एसेट पुरानी हो। और याद रखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम है, इंडेक्सेशन भी मिलता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट ज्यादा होता है, नॉर्मल टैक्स रेट होता है और इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता। अब यहां पर कैपिटल गेन कितना निकलेगा, 42 लाख, और वो किस पे लगेगा, ए और बी दोनों पर। अब बी फैल जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि ए का टैक्स बचाया
और वो बी ने, अभी तो कुछ बात नहीं है, असली बात है पॉइंट नंबर 4। अब बी के पास ये एसेट आ गई, बी ने आगे ये कभी फ्यूचर में सी को बेची, मान लिया 80 लाख में, 90 लाख में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है इसकी, 50 लाख नहीं 8 लाख, तो बी तो मर ही जाएगा। यहां लिखा ट्रांसफरी जब फर्दर बेचेगा तो उसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, जितने में उसकी बुक एंट्री हुई है वो, तो ये तो मर जाएगा भी, मानेगा ही नहीं, तो ये कोई भी नहीं करेगा। बात आई समझ में क्या करा इन्होंने, सेक्शन 45(3) और 45(4) मिलाकर ऐसे करा कि ऐसे करे तो मरेंगे ही मरेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेट ऑफ टैक्सेबिलिटी, डेट ऑफ ट्रांसफर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पार्टनर जो ट्रांसफर किया उसके लिए क्या होगा, एग्रीड कंसिडरेशन। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की बात है। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो बिजनेस कर रही है और उन्होंने 1/1/2010 को शेयर खरीदे हैं 10 लाख रुपए के, 24-25 में डिसोल्यूशन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मिस्टर एक्स पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 7.5, और ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी वही वाली कैपिटल है, कोई भी कैपिटल हो सकती है एसेट, तो उसमें क्या है कि वो जानबूझ के ना हो, तो इन्होंने ये सारा काम कर दिया। मिस्टर एक्स है, उनकी बुक्स में 7.5 लाख रुपए की कैपिटल है, उनको ये शेयर दे दिए 7.5 में, अब ये शेयर तो महंगे होंगे, 7.5 में दे दिए तो गलत बात है, तो मार्केट वैल्यू है 18 लाख, मिस्टर एक्स ने आगे ये बेचे 19 लाख में, हमें पार्टनरशिप फर्म और एक्स दोनों के लिए कैपिटल गेन निकालना है, तो पहले हम बात करते हैं फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए ये शेयर खरीदे गए थे 1/1/2010 में, और ये बेचे गए हैं एक दिए, डिसोल्यूशन हुआ ना 1/1/24 को, तो लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना फेयर मार्केट वैल्यू है, और फेयर मार्केट वैल्यू है 18 लाख रुपए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदे गए थे 10 लाख में, 348 23 24 का इंडेक्स नंबर, खरीदे गए थे 9-10 में, तो 9-10 का इंडेक्स नंबर 148, तो 23,51,351 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया 551,351। अब हम बात करते हैं मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स को ये मिला है 1/1/24 को, और इन्होंने बेचा है 31/3/24 को, शॉर्ट टर्म हो गया पहली बात तो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 19 लाख में बिका है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एग्रीड वैल्यू थी, और एग्रीड वैल्यू थी 7.5 लाख, ये मर गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 11,50,000। बात समझ में आई, कोई टेंशन है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, एक पार्टनरशिप फर्म ने खरीदे हैं गोल्ड 2005 में 5 लाख में, डिसोल्यूशन हुआ और ये ट्रांसफर कर दिए पार्टनर को 25 लाख में, मार्केट वैल्यू 35 लाख है, कैपिटल गेन निकालना है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/10/2005 से लेकर 1/10/23 तक है लॉन्ग टर्म,
assessment year 2024-25, full value of consideration, market value इसका है 35 लाख, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख में खरीदा था, 348 23-24 प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, और 5-6 का इंडेक्स नंबर कितना 117, 14,87,179, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 20,12,821। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर पार्टनर विल बी 25 लाख। ठीक है, पार्टनर की कॉस्ट होगी 25 लाख। आगे बढ़े, ये भी क्लियर है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 5, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया कैपिटल एसेट। आप किसी एसएससी के पास कोई जमीन है, घर है, गवर्नमेंट आकर कह सकती है ये खाली करो, ये हमारी, लो पैसे और निकल लो यहां से। आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपको 99% छोड़ना ही पड़ेगा। अब आप क्या सोच रहे हैं, डेवलपमेंट होता है, मेट्रो बन रही है, तो जहां मेट्रो आज बनी वहां कुछ भी नहीं था क्या? कहीं जहां पिलर आए, क्या हर एक पिलर सड़क पे ही आए हैं? क्या मेट्रो का स्टेशन हर एक सड़क पे आया है? कोई रोड बनती है तो जब नई रोड बन रही है तो रोड कहाँ, हवा में थोड़ी ना बन रही है, जमीन पर बन रही है। नई रोड बना रहे हैं, नई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, तो पहले वहां जमीन है, तो जमीन जहां जहां आएगी सबसे खरीदी जाएगी। किसी का रास्ते में घर आएगा, उसका घर खरीदा जाएगा, किसी की दुकान आएगी, उससे दुकान खरीदी जाएगी। तो जब कंपलसरी एक्विजिशन होगा तो जो पैसा दिया जाएगा ये भी ट्रांसफर है, तो उसपे भी कैपिटल गेन निकलेगा। तो where the capital asset is compulsorily acquired and consideration for the transfer of capital asset to be determined by the central government or by the RBI. Capital gain for the original compensation shall be taxable in the year in which such compensation or part thereof is first received by the assessee. इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस क्लेम में ये ऐसी बात नहीं लिखी थी when the part or full received is by, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वहां पर ये था 45(1)(a) में कि जैसे इंश्योरेंस क्लेम जब मिलेगा तभी टैक्सेबल होगा, तो यहां पर भी यही बात है, जब आपको कंपनसेशन मिलेगी तभी टैक्सेबल होगा। कई बार कंपनसेशन पार्ट में, इंस्टॉलमेंट में मिलती है, तो जब पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी पूरा का पूरा कैपिटल गेन उसी साल टैक्सेबल हो। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि कंपनसेशन कम है, इसे बढ़ाओ। 99% 100% लोग कोर्ट में जाते हैं कि बढ़ गए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब आप कोर्ट में गए और आपका अगर कंपनसेशन बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ कंपनसेशन जिस ईयर में मिलेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जिस साल आपको कंपनसेशन मिला है। ठीक है। और अगर कंपनसेशन कम कर दिया कोर्ट ने तो रिकम्प्यूट करेंगे पुराना कैपिटल गेन। और अगर ओरिजिनल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो एडिशनल कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म है। ओरिजिनल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है, तो चाहे 10 साल बाद मिले, एडिशनल कंपनसेशन भी शॉर्ट टर्म। तो जो ओरिजिनल कैपिटल गेन था वही एडिशनल कंपनसेशन का कैपिटल गेन होगा। जब आप ओरिजिनल कैपिटल गेन निकाल रहे थे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सब लेस कर चुके थे। तो जब एडिशनल कंपनसेशन के लिए आप करेंगे कुछ लेस नहीं होगा, केवल एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होंगे, कोर्ट के खर्चे। तो जब आप कैपिटल गेन निकालेंगे इंक्रीज कंपनसेशन के लिए
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लेस कर चुके हैं, केवल कोर्ट के एक्सपेंसेस ही आपको लेस करने को मिलेंगे। तो क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट, फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या है? कंपनसेशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, लेकिन टैक्सेबल होगा जब आपको कंपनसेशन मिलेगी। मिस्टर एक्स की एक शॉप है, इन्होंने 99 में 2 लाख में खरीदी थी, फेयर मार्केट वैल्यू 210 है, इंप्रूवमेंट करी। 28 मार्च 2024 को दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे जबरदस्ती ले लिया 17 लाख रुपए। तो हमें कैपिटल गेन निकालना है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? तो 99 से लेकर 2000 तक, 2000 से लेकर 28 मार्च 2024 तक लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन होगा कंपनसेशन 17 लाख रुपए लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,10,000, क्योंकि हमारा 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू 2,10,000 था, इनटू 348 जो हमारा 2324 का इंडेक्स नंबर है, डिवाइड बाय 100, कितना आया? 7,30,800। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है, ये है 4 लाख रुपीस की, इंटू 348 डिवाइड बाय 2005-6 में करिए। 5-6 का इंडेक्स नंबर क्या है? कितना आया? 11,89,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा हमारा, लॉस आ जाएगा, है ना, 2,20,544, ये लॉस आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, पिछले एग्जाम्पल में एज्यूम करते हैं कि इन्होंने केस कर दिया और एडिशनल कंपनसेशन 3 लाख के लिए, और कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दे दिया असेसमेंट ईयर 25-26 में, इसमें 10,000 रुपए का इनका खर्चा हो गया। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में इनको एडिशनल कंपनसेशन जो मिली वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 3 लाख, और केवल खर्चा मिलेगा एक्सपेंसेस, और कोई एक्सपेंसेस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ओरिजिनल भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही था, मतलब लॉन्ग टर्म था, तो ये भी लॉन्ग टर्म ही होगा, ठीक है, क्लियर। कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया, हमने लिटिगेशन एक्सपेंसेस करे थे, तो उसका क्या कुछ नहीं होगा, फिर उन्होंने बस रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर किया है, 45 लाख रुपए की कंपनसेशन दी है, 15 लाख रुपए मिले हैं करंट ईयर में, बस तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बैलेंस का कोई लेना देना नहीं है, जिस साल पहली बार मिलेगा वही टैक्सेबल हो जाएगा उस साल में पूरा का पूरा। तो असेसमेंट ईयर हमारा जो है 24-25 में हमारा जो टैक्सेबल होगा पूरा ही मिलेगा, चाहे हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा जो पूरा का पूरा कंपनसेशन है वो 45 लाख है, लॉन्ग टर्म है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन्होंने
खरीदा था 3,75,000 रुपए का, इंटू 348 डिवाइड बाय 100, 2012 में खरीदा था, तो ये हो गया 13,05,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 31,95,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मिस्टर एक्स ने परचेज किया है एक घर 1495 में, और फिर खर्चा क्या है, ये तो बेकार है, 2001 से पहले का खर्चा। फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख, ये भी बेकार है क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा है। 1/10/2013 को 13-14 में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, और कंपनसेशन फिक्स हो गई 50 लाख, लेकिन पैसा मिला है 10 साल बाद आधा, तो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा ही। एसएससी ने क्लेम करा और बढ़ाने के लिए एडिशनल 5 लाख इन्हें डिसीजन हुआ है 31 मार्च को, लेकिन मिला है आधा 1,04,25 को और आधा 1,04,26 को। जो एडिशनल क्लेम होता है ना, वो जब जब मिलता है उतना उतना तभी टैक्सेबल होता है, ओरिजिनल कंपनसेशन की तरह नहीं है जिस साल मिला सारा का सारा टैक्सेबल हो गया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25, क्योंकि इनको 1/10/2023 में मिल गया आधा पैसा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख रुपए लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख इंटू कंपल्सरी एक्वायर कब किया था, डेट ऑफ ट्रांसफर हुआ है, यहां पर लिख देता हूं मैं, 1495 से लेकर 1/10/2013 तक है पीरियड ऑफ होल्डिंग। कहीं आप 348 के हिसाब से कर दें, तो 2013-14 का जो इंडेक्स नंबर है 220, वो लेना है ना, 8,80,000। कोई इंप्रूवमेंट तो है नहीं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 41,20,000। ठीक है। अब जो एडिशनल क्लेम मिला है इन्हें 5 लाख में से आधा 1/4/2025 को, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 2026-27, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 2,50,000, कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और आधा मिला है 1/4/2026, प्रीवियस ईयर 2026-27, असेसमेंट ईयर 27-28, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 250। तो ये जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे टैक्सेबल होगा। ये 5 लाख पूरा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है, गवर्नमेंट ने आगे केस कर दिया, रुक गया, अटक गया, तो आपको दिक्कत ना आ जाए। तो ये बात आपको क्लियर है। है 45(5) है। देखिए क्या होता है, आपके पास एक घर है, पैसे है नहीं, लेकिन इच्छा है कि घर होना चाहिए सुंदर, क्योंकि जिसके पास जाते हैं उसका घर बढ़िया होता है, हमारे पास पैसे है नहीं। अब हमने अंदाजा लगाया कि घर को ठीक कराने में अगर हमारा भी ग्राउंड फ्लोर है बस, और उसकी हालत बहुत खराब है, तो एक डीलर आया, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर आया। बिल्डर ने देखा हालत खस्ता है, घर की झोपड़ी जैसा लग रहा है, उसने आकर कहा कि वो 3 मंजिल बनाएगा, जिसमें उसका 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वो कह रहा है 1 मंजिल उसको दे दो,
2 मंजिल आप अपने पास रखो, ठीक है। और इसे बनने में 1 साल लगेगा। वो कह रहा है 1 साल आपको किराए पर रखने का खर्चा भी हम देंगे। अब आप या तो झोपड़े में रहे जिसकी हालत बहुत खराब है, या बैठे बिठाए आपको 2 मंजिल बढ़िया टिंच बढ़िया मिलेगी रहने के लिए, एक को किराए पे दे देना, रेंटल इनकम भी आएगी, आपका घर भी नया हो गया, एक सबसे ऊपर वाला आपने दे दिया उसको। तो आपको बैठे बिठाए आपका घर नया हो गया, पैसे भी मिल गया, और मतलब मंथली इनकम शुरू हो गई, रेंटल इनकम, घर नया हो गया। तो बढ़िया सौदा नहीं है? आपके पास है ही नहीं पैसे, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, 1.5 करोड़ तो छोड़ दो, तो बढ़िया है या नहीं? लेकिन इसमें एक समस्या है। क्या? प्रॉपर्टी डीलर ने 3 मंजिल बनाई, उसके बाद उसने कहा कि एक मुझे दे दो, आपने कहा भाग यहाँ से, मेरा घर है, तो कौन भगा दिया आपने उसे? तो फंस गया वो। तो इसलिए आप क्या करते हैं, वो टेम्परेरी बेसिस पर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो जमीन है वो अपने नाम करा लेते हैं और फिर आपको वापस दे देते हैं। तो इसीलिए वो है ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। इफ एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज ट्रांसफर लैंड और बिल्डिंग अंडर ए स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जहां पर वो कहता है दूसरे बंदे को कि आप डेवलप करो यहाँ पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा या कैश मिलेगा या जो भी आपस में एग्रीमेंट है, तो आपकी प्रॉपर्टी पे कोई और बना रहा है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है साफ साफ। तो एक तरीके से आपकी एसेट तो ट्रांसफर हो गई ना। In such a case, capital gain will be computed in the year when certificate of completion has been issued and full value of consideration shall be the stamp duty value on the date of issue of certificate. तो आज कुछ नहीं होगा, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम कैपिटल गेन निकालेंगे। If such individual or HOF had transferred any part of the building before completion, तो अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले ही बिक गया कोई, मान लिया आपने कहा 3 मंजिल बन गया, 1 मंजिल उसके पास है, डीलर के पास, 2 मंजिल हमारे पास है, और आपने उस 2 में से भी एक किसी और को बेच दिया, अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, उससे पहले ही बेच दिया, तब टैक्सेबल हो जाएगा। की पॉइंट्स क्या है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसीडर्ड एज ए फुल वैल्यू कंसीडरेशन। इसमें लिखा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ हिज शेयर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन द प्रोजेक्ट, कंसीडरेशन रिसीव्ड इन कैश, जो आपको मिल रहा है और जो आपको कैश मिल रहा है, कई बार कैश भी दे देता है। और इफ इंडिविजुअल एचयूआर ट्रांसफर हिज शेयर इन द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर द इश्यू सर्टिफिकेट, देन द कैपिटल गेन विल बी डीम्ड टू द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच टुक प्लेस। अगर आपने पहले ही भेज दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। As per for the purchaser, cost of acquisition of land or building under specified agreement shall be the amount which will be full value consideration। जो full value consideration ओनर के लिए होगा वो cost of acquisition, लेकिन है ना, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, उम्मीद ना के बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने डाल दिया कि चलो है तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए उसका कोई इलस्ट्रेशन भी नहीं है। अच्छा, इलस्ट्रेशन है थोड़ा बाद में आ गया। अच्छा, ये है हमारी समरी, जो जो हमने पढ़ा है सेक्शन 45 1A 2 3 4 5 5A, ये समरी है, आप आराम से उस समरी को देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, मिस्टर एक्स है, ओनर है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन 40 साल पहले किया था। 5/4/2023 को इन्होंने एग्रीमेंट किया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मिस्टर वाई के साथ कि वो बिल्डिंग तोड़कर बनाएंगे, नया हाउस बनाएंगे, 4 फ्लोर बनाएंगे, है ना। मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई जो बिल्डर है वो इन्हें 45 लाख रुपए देंगे, और साथ ही मिस्टर एक्स को टॉप फ्लोर मिलेगा, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने 45 लाख और टॉप फ्लोर के बदले में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? 45 लाख, और टॉप फ्लोर उसकी कीमत 65 लाख है, तो 110 लाख में इन्होंने अपना घर बेच दिया, तो ये कंप्लीशन के बाद में टैक्सेबल हो जाएगा, उस हिसाब से कैपिटल गेन निकल जाएगा। तो सेक्शन 45, वैसे तो 46 भी हमारा स्पेशल केसेस में ही आता है ना, लेकिन आगे भी हैं स्पेशल केसेस कुछ, लेकिन 45 को हमने यहाँ कवर किया। तो पूरा वीडियो में हमने सेक्शन 45 को कवर किया है, और काफी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था ये सेक्शन 45 स्पेशल केसेस।
तो इसको आप